हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आज जो अपनी सीरीज चल रही थी कार्बन और उसके यौगिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक नंबर वीडियो हो चुका है, इसका ये नेक्स्ट वीडियो इसका होने वाला है और इसमें अपने जानेंगे कि कार्बन और यौगिक से संबंधित कौन प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न है जो कि आरबीसी और एनसीईआरटी स्टेप्स के आधार पर ही प्रश्न बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। देखिए का पहला प्रश्न आ रहा है। देखिए एक नंबर प्रश्न है। देखिए जो प्रश्न बनाए गए हैं बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं और प्रश्न है और इसके जो आंसर वगैरह है और प्रश्नों के अंदर ही कई बार प्रश्न मिलते हैं आपको। ठीक है, इस प्रकार के टोटल पूरी प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना और उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? जो आपके पास चार कथन दे रखे हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। ये पूछ रहा है कि क्या एल्केन एल्केन होता है? एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? क्या एकल बंध होता है? एकल का बंध का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार का एक बंध कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बनाएगा इस प्रकार। ठीक है, दो नंबर कथन कह रहा है कि एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है, जैसे एथीन है या प्रोपीन है। ठीक है, और एल्काइन है में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है, जैसे एसिटिलीन बोल दिया या प्रोपाइन बोल दिया। या फिर कथन चार दे रखा है कि एल्केन है, एल्कीन और एल्काइन में केवल कार्बन हाइड्रोजन बंध होती हैं और अन्य कोई बंध नहीं होता है। चार आपके पास कथन है, ये आपने पढ़ा होगा कि एल्केन जो होते हैं। तो बढ़ता हूँ, देखो एल्केन है, एल्कीन है, एल्केन है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले भी इसके आधार पर प्रश्न आया था और ये ही आपके इसमें कार्बन और यौगिक में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें देखो आपको एक तो इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए कि क्या क्या इसके सूत्र है, इनका निर्माण किया इसके, और थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी विशेषता, जैसे एकलबंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, ये इनके बारे में पता होना चाहिए। एल्केन की बात करें तो एल्केन में आपको पता है कि एकल बंध होता है इसके अंदर। ठीक है, और एल्कीन है, एल्कीन के अंदर क्या होता है? द्विबंध का निर्माण करता है। एल्कीन का देखो द्विबंध होता है, इस प्रकार ये कार्बन कार्बन के बीच होता है और आपस में इसके हाइड्रोजन जुड़ के कार्बन क्या करता है? आप अपनी संयुक्ता को कंप्लीट करेगा। और एल्काइन की बात करें या ठीक है प्रोपाइन वगैरह है, तो इसमें क्या होंगे? त्रिबंध होंगे। ठीक है, और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और अपनी संयुक्ता को कंप्लीट करेंगे इस प्रकार। अल्कीन एल्काइन तो चार नंबर ऑप्शन है आपका। एल्काइन के बीच में केवल कार्बन हाइड्रोजन बंद होते हैं, अन्य कोई बंद नहीं होते। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चार, कथन एक है, कथन दो है और कथन तीन आपके सही रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा एक, दो और तीन। एक, दो और तीन, एक नंबर इसका सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी नेक्स्ट अपने के अंदर आएंगे, वो साथ साथ में करते जाएंगे। देखो नेक्स्ट है, इसको आपको अच्छी तरह से रट लेना है। यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्टली उठ सकता है कि हाइड्रोकार्बन जो है आपके, ठीक है दिख पा रहा होगा, हाइड्रोकार्बन है आपके। ये देखो विवर्त श्रृंखला वाले यानी कि खुली श्रृंखला वाले इनको कहते हैं अचक्रीय। तो याद रखना एलिफेटिक भी, यौगिक भी इनको कहा जाता है। और संवर्त श्रृंखला यानी कि चक्रीय श्रृंखला होती है, इनमें वल्य प्रकार की श्रृंखला होती है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये संतृप्त हो गया, एक असंतृप्त हो गया। संतृप्त में आपसे पूछ ले कि कौन से आते हैं इसके अंदर, संतृप्त में केवल क्या आता है? एल्केन आता है, जो एकल बंध का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है इत्यादि, ये क्या आते हैं? संतृप्त के अंदर आते हैं। अगर असंतृप्त की बात करें हाइड्रोकार्बन की, में दो प्रकार का आ जाते हैं, एल्कीन और एल्काइन दोनों आती हैं, यानी कि जो द्विबंध का निर्माण करेंगे और त्रिबंध का निर्माण करेंगे, वो दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। इसमें याद रखना कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? द्विबंध होगा, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होगा। और नेक्स्ट देखो, इसमें जो संवर्त है, वलय युक्त है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ से मोस्टली प्रश्न क्या बनता है? जो एलिसाइक्लिक यौगिक है और एरोमेटिक यौगिक, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है, ये किस प्रकार के हैं? संवर्त है या विवर्त है? तो क्या होगा? ये क्या होगा? एक गोलाकार आकृति बनाती है, यानी कि संवर्त प्रकार का अर्थ होगा, चक्रीय आकृति हाइड्रोकार्बन इनको बोलते हैं। और इनको याद रखना, एलिसाइलिक एलिसाइक्लिक जो यौगिक है, इनको जलाने पर क्या होगा? बिना धुएं के ज्वाला जलेगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बात करें साइक्लोहेक्सेन, आपसे पूछ ले कि साइक्लोहेक्सेन किसके अंतर्गत आएगा, तो आप क्या बोलोगे? एलिसाइक्लिक यौगिक है, इसको जलाने पर क्या होगे? बिना धुएं के साथ ज्वाला बनती है। परंतु अगर एरोमेटिक की बात करें, अपने क्या करें? एरोमेटिक की बात करें तो इनको जलाने पर धुएं के साथ जलते हैं और अन्य एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं, जैसे बेंजीन है।
यहाँ से बेंजीन का याद रखना, बेंजीन का सूत्र क्या है, ये प्रश्न बन सकता है। और बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन है, और इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बंध कितनी है, इनका अनुपात भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार का भी प्रश्न आप सकते हैं। तो इसका बेंजीन क्या होता है, C6H6, ये इसका ठीक है बेसिक फॉर्मूला होता है। ये आप इस चीज को याद रखना, ठीक है। एरोमेटिक साइक्लोहेक्सेन किसके अंदर आएगा, एलिसाइक्लिक के अंदर आएगा, ठीक है। इस सारणी को, हाइड्रोकार्बन को अच्छी तरह से रट लेना। आप यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, देखो किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे यहाँ से। देखो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो एलिफेटिक होती है, जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट कथन ये दे रखा है, इस प्रकार का बन सकता है। सेकंड बन सकता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं, जैसे बेंजीन है। दो कथन आपके पास इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही सही हो जाएंगे। ये पढ़ा हाइड्रोकार्बन में एलिसाइक्लिक जो होंगे होंगे जलाने पर, जिनको जलाएंगे जब, जैसे साइक्लोहेक्सेन वगैरह है, तो ये धुएं के साथ जगेंगे, ये धुआं निकलेगा, ठीक है। और एरोमेटिक यौगिक है, इनको जलाने पर क्या होगा, जलाने पर काले धुएं के साथ जलती हैं, ठीक है। ये बिना, सॉरी, एलिसाइक्लिक है बिना धुएं के साथ जलती है, याद रखना। एलिसाइक्लिक बिना धुएं के साथ जलेंगे, और एरोमेटिक है जलाने पर काले धुएं के साथ जलती है। ये थोड़ा सा याद नहीं रहता है केवल, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी कर लेते हैं, याद नहीं रहता है, इनको अच्छी तरह से रट लेना। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो कथन एक और दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मेरा जो उद्देश्य है क्वेश्चनों के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवानी है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है? ये मेरा एक मेन उद्देश्य है। पूरे टॉपिक जितने भी प्रश्न बने हैं इस टॉपिक के अंदर, कार्बन और इसकी यौगिक जो है, सारे के सारे इसमें शामिल किए जा चुके हैं, ठीक है। शामिल किए हुए हैं सारे के सारे। चलो ये चेंज हो गया क्या, ये देखो, कार्बन के निम्न में से किस कार्यात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होता है। इस प्रकार का भी बन सकता है, जो अपने पढ़ेंगे। कार्यात्मक समूह क्या होता है, जिसमें अनुलग्न वगैरह, ठीक है, लगता है। इसमें क्या होता है, जैसे एल्कोहल है, हेलोजन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इनके क्या आने चाहिए आपके जो फॉर्मूला है, इनको किस रूप में लिखते हैं, ये आना चाहिए। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल को क्या लिखते हैं, OH रूप फॉर्म में लिखते हैं। हेलोजन है, हेलोजन हेलोजन को किस फॉर्म में लिखते हैं, हेलोजन जो लगते हैं, ब्रोमीन वगैरह है, आयोडीन है, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, ये क्या हेलोजन हो गए। एल्डिहाइड को किस रूप में लिखते हैं अपने, CH रूप में लिखते हैं। कीटोन को इस रूप में लिखते हैं, ठीक है, इस रूप में लिखते हैं अपने। तो ये पूछ रहा है कि क्रियात्मक उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो आप इनके, अगर आपको ये पता है कि इंग्लिश नाम ये किस प्रकार इनको लिखेंगे, तो इसके आधार पर आपको क्या पता चलेगा कि ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है। देखो, इसके साथ ऑक्सीजन है, CHO के साथ ऑक्सीजन है, कीटोन के साथ भी है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ऑक्सीजन है, तो ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये क्या है, हेलोजन समूह के होते हैं, ठीक है। तो हेलोजन समूह के अंदर इसमें क्या होता है, के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। ये भी यूज आते हैं अपनी जो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो संरचना वगैरह बनाते हैं, उनमें लगते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। जब आईयूपीएसी नाम करेंगे उसमें ये आएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ से हो जाएगा, हेलोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। इस प्रकार का भी एक बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक में इसमें कौन सा यौगिक है जिसमें OH एक क्रियात्मक समूह होता है। OH क्रियात्मक समूह आते ही इनका आपको नाम पता होना चाहिए कि OH को क्या बोला जाता है। OH को जब OH के साथ जिससे हाइड्रोकार्बन के साथ लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ओल। ओल की मात्रा आती है, ओल। OH को क्या बोलती है, ओल। OH है ओल। जैसे प्रोपेनॉल है, एथेनॉल है, एल्कोहल है, इनकी एल्कोहल समूह का हो गया ये सारा सा एल्कोहल। ओल की मात्रा आएगी, जितने भी हाइड्रोकार्बन अपने इसको बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, उसमें आईपीएस नाम वगैरह लिखते हैं ना, इसमें ओल की मात्रा आती है, इसमें ओल ध्वनि आते हैं, अनुलग्न लगते हैं। अब ये बोला कि इसमें से किसमें है, इसमें लगा हुआ, ये ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक एसिड है, यहाँ पर ओइक एसिड आ गया, ओइक एसिड। ओइक एसिड का आपको पता है किसमें होता है, कार्बोनिलिक एसिड भी होता है, COOH होता है, उसके अंदर होता है। इसमें जो फॉर्म लगा होता है उसमें क्या होता है, ओइक, तो अनुलग्न लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। ब्यूटेनेल है, ये किस में आता है, एल समूह है। एल अनुलग्न किस में आता है, एल्डिहाइड में आता है, ठीक है, जिसमें समूह क्या होता है, CHO समूह होता है। और ब्यूटेनोन है, इस ये क्या होता है, कीटोन समूह का, कीटोन, ब्यूटेनोन, ओन। कीटोन में क्या आता है, ओन आता है, ओन। भी कीटोन के अपने आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो उसमें अंत में ओन आएगा, ओन की
अनुलग्न लगा हुआ है, और ब्यूटेनॉल में क्या आएगा, एल आएगा, एल। ने नाम बोलेंगे, एल बोलेंगे, एल्डिहाइड का क्या एल होता है, ठीक है। तो ओल की बात बात कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न जो आपके फर्स्ट ग्रेड में आपकी बार आया था संस्कृत शिक्षक, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न। ब्यूटेनॉल, इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए रीट मेंस के अंदर जातीयता से इस प्रकार का तो प्रश्न नहीं आता है। यहाँ से एक प्रश्न बना था, देखो नेक्स्ट अपने बात करेंगे। ये भी थोड़ा याद रखना आप सजातीय के बारे में क्या होता है। सजातीय श्रेणी में संरचनात्मक गुणों में समानता रखने वाले यौगिकों के समूह के सदस्यों को बढ़ते हुए अणुभार क्रम में लिखा जाता है। ये कह रहा कि जो एक समान श्रेणी में रखेंगे उनको हमेशा जो लिखते जाएंगे तो एक बढ़ती हुई श्रेणी के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर बात करें अपने सजातीयता की, एल्केन की बात करें, जैसे एल्केन का फर्स्ट कौन सा होता है, क्या होता है, मेथेन होता है। तो बात क्या होता है, ये बढ़ता जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, तो बढ़ते हुए फॉर्म में लिखते हैं, इस प्रकार ये चलता जाता है। ये क्या हो गया, इसका बढ़ता हुआ क्रम हो गया ये। मेथेन लिख दिया, ठीक है, एथेन लिख दिया, प्रोपेन लिख दिया, ब्यूटेन लिख दिया, ये इसका एक बढ़ता हुआ क्रम होता है। इनको एक सजातीयता का होता है, इनको बढ़ते हुए क्रम लिख। नेक्स्ट 2 नंबर कथन है, सजातीय श्रेणी के सदस्य सदैव एक दूसरे से 14 अणु भार का अंतर रखते हैं। ये कह रहा है कि क्या ये एक दूसरे से, जैसे इनका अंतर आएगा, इनका अंतर आएगा, इनका अंतर आएगा, इसका जो अंतर आएगा कार्बन और हाइड्रोजन का, उनका क्या अणु भार 14 होता है। देखो इसमें एक बात करेंगे अपने। नेक्स्ट एक कथन और देख लो इसमें, सजातीय श्रेणी के सदस्य क्रम से एक दूसरे से CH2 है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है कि सजातीयता जो श्रेणी के सदस्य होते हैं क्रमशः एक दूसरे से जो अंतर रखते हैं, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का अंतर रखेंगे, याद रखना, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर रखते हैं। ये तीनों के तीनों कथन क्या आपके सही है, ठीक है। अब देखिए, अब समूह का अंतर रखते हैं, इनके में अगर बात करें, इनमें आपको आपसे पूछ लिया जाए कि मेथेन और जो एथेन है, ठीक है, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन में कितना अंतर है। अब देखो यहाँ से, इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 हो गए, इसमें हाइड्रोजन 4, इसमें हाइड्रोजन 6 हो गए। तो इसमें एक कार्बन का अंतर आ गया और 2 हाइड्रोजन का अंतर आ गया, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, CH2 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार अपने नेक्स्ट में देखें, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें 1 का कार्बन का अंतर आ गया। इसमें हाइड्रोजन है और 8 है, इसमें क्या हाइड्रोजन से 2 का अंतर यहाँ से आ गया, इसमें भी कितना आ रहा है, CH2 का अंतर आ रहा है। इस प्रकार अपने करते जाएंगे तो सभी में अंतर कितना आएगा, CH2 आएगा। अब ये कह रहे हैं कि इनका अणुभार जो होता है 14 अणुभार के अंतर के रूप में लिखा जाता है। क्या देखो, CH2 का अणुभार याद कर लो, C कार्बन, CH2 का अणुभार याद करते हैं, C कार्बन कितना आता है, 6 क्रमांक पर आता है, परमाणु क्रमांक है, तो अणुभार कितना होता है इसका, 12, कितना होता है, 12। हाइड्रोजन 1 पर आता है, तो अणुभार 2 हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हो गए, इसके प्लस 2 कर दो, यहाँ से 2 कर दिया तो कितना आ गया, 14, ठीक है, क्या आ गया, 14। अणुभार कितना हो गया, 14 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि सजातीयता है, सजातीय श्रेणी के सदस्य सदैव एक दूसरे से अणुभार के होते 14 के अंतर रखते जाते हैं ये। और इनमें अंतर जो जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, यानी कि CH2 का अंतर क्रमशः होता है, ये याद रखना। तीनों कथन आपके सही है, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एल्काइंस की एक सजातीय श्रेणी श्रृंखला से संबंधित है। ये पिछली हीट मेंस 2023 में आया था, ठीक है। जिनको ये पता था कि एल्काइन की बात कर रहे हैं तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, उसके आधार पर ये हो सकता है, ठीक है। देखो, एल्काइन का जैसे फॉर्मूला क्या होता है, किस रूप में लिख दिया, CnS2n-2, इस रूप में अपने एल्काइन को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे एल्केन की बात करें, तभी देख लो एक बार, CnH2n है प्लस 2 आ रहा है, तो ये एल्केन हो जाता है, और CnH2n आ रहा है तो ये क्या होता है, एल्कीन हो जाता है। और CnH2n-2 ये किस में होता है, एल्काइन में होता है। देखो इसमें याद किस प्रकार रखोगे, जहां भी एल्केन की बात आएगी, जितने कार्बन होंगे, जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने हाइड्रोजन में 2 जोड़ दो तो क्या आएगा, एल्केन आ जाएगा। और जितने कार्बन होंगे उसका 2 गुना क्या होगा, हाइड्रोजन, 2 गुना हाइड्रोजन होता है किसमें, एल्केन में होता है। और एल्काइन में क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं कार्बन का 2 गुने से 2 कम, 2 गुने से 2 कम क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा।
देखो इसमें अब सजातीयता कौन दर्शाएगा यहाँ से, कैसे पता करोगे? CnH2n-2 से पता कर लो कि ये किस में सेट हो रहा है। ये ओ हो जाएगा अपना एल्काइन में। ठीक, सजातीयता। एल्काइन की बात करें, कितने कार्बन, कितने हैं कार्बन इसमें? कार्बन 6 है, तो हाइड्रोजन इसके अनुसार एल्काइन के अनुसार कितने होने चाहिए यहाँ पर? 6 कार्बन है तो इसमें कितना होना चाहिए? 2 गुना 2 इंटू 6 माइनस 2, कितने हो गए यहाँ से? C6, 6 दूनी 12 माइनस 10, यानी कि 10 होना चाहिए थे। इसका मतलब क्या? C6 और यहाँ से कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। कार्बन अगर 6 है तो। अगर एल्काइन का समझाती है तो होता, तो इसका मतलब क्या है? ये इसका नहीं होगा। C2H6 की बात करें, अगर कार्बन की 2 है, कितना है? कार्बन 2 है, देखो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन है। एल्काइन की बात करें तो एल्काइन के अनुसार कितना होना चाहिए? H2n, यानी कि 2 माइनस 2, यहाँ से कितना होना चाहिए? C2 तो 4 माइनस 2 H2 होना चाहिए था। ठीक है, ये होता तो एल्काइन श्रेणी का हो जाता है, तो ये भी गलत है आपका। C2H4 का देख लो, C2H4 का देखो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। C2 है, वही है C2, इसका C2 तो कर लिया, C2H2 है, C2H2 नहीं आ रहा, ये तो गलत गलत हो गया। अब C3H4 बच रहा है, इसमें देखो C3 है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन कितना आने चाहिए? 2 अन कितना है? अन की बात 3 है, 3 माइनस 2 कर दो यहाँ से। C3 6 माइनस 2 4, फिर कितना है? 4, C3H4 का मतलब क्या? डी नंबर इसका एल्काइन की सजातीय श्रृंखला से संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये करने हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूले है ना, ये आपको एल्केन के एल्कीन के एल्काइन के सूत्र है, इस प्रकार इनके सूत्र है, अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इस आधार पर काफी क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये पिछली बार आया था। देखिए नेक्स्ट, देखिए इनको अच्छी तरह से याद कर लेना आप। एल्केन है, CnH2n+2 है। एल्कीन CnH2n है। और एल्काइन क्या होता है? CnH2 होता है। एल्कोहल का भी याद रखना, CnH2n+2O। ठीक है, जो एल्केन का होता है, एल्केन का साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, इसके साथ अगर एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ये क्या किस श्रेणी में आएगा? एल्कोहल की श्रेणी में। रखिए देखो, n बराबर 1 तो क्या होता है? इस प्रकार का भी सकता है यहाँ से। देखिए इस प्रकार के यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि n बराबर 3 है, यदि n बराबर 3 है, एल्केन श्रेणी के कौन सा हाइड्रोकार्बन ये बनेगा? ये पूछ सकता है यहाँ से। n बराबर 3 है तो आपको पता है n की वैल्यू 3 है, तो एल्कीन की बात करेगा तो C3 आ जाएगा, और हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे यहाँ से? 2n की मतलब 3 और प्लस से 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? C3 6 6 2 8, अच्छा 8 आ जाएगा। या क्या बन जाएगा? एथ में प्रोप 3 पर आता है, प्रोप प्रोप हो गया, प्रोपेन बन जाएगा। यहाँ से इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। एन की वैल्यू आपको दे दे, आपसे पूछ ले कि इसमें एल्केन का सॉरी एल्केन का बताइए कौन सा बनेगा, और एल्कीन का बताइए या एल्काइन का बताइए, तीनों का किसी में एन की वैल्यू देके आपके, ये भी याद रखना थोड़ा। ठीक है, इस तरह को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको पढ़ लेना, नोट्स में लिख देना। ये तो चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो एक इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा यौगिक समावी यौगिक का उदाहरण है? चलिए बताइए समावी यौगिक क्या होती है। सर्वप्रथम तो आपको ये पता होना चाहिए कि समावी यौगिक होते क्या हैं। देखिए समावी यौगिक वे होते हैं, अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण हमेशा अलग ही होंगे, परंतु ये सूत्र समान होंगे। जैसे सूत्र हालांकि मैंने लिख रखा है, जहाँ भी जब आएगा तो आपको नहीं दिया होगा। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जिसको मान लीजिए सूत्र नहीं दिया होता, ये तो अगर ये पता होता कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, साथ में हाइड्रोकार्बन नहीं है, ध्यान रखना, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हाइड्रोकार्बन के अंदर नहीं आएंगे। ये किस में अंदर आएंगे? ये क्या आएंगे? कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये। तो इसमें इनका अगर जिसको फॉर्मूला पता था अच्छी तरह, वो इनको हल कर देता है यहाँ से। इनका तो मन जाता मेथेन का, एथेन का। ये फॉर्मूले आपको बनाना आना चाहिए कि अमोनिया का, यानी कि जो प्रश्न बनेगा तो इसमें मोस्टली वही क्वेश्चन बनेगा जो डेली जो यूजेज में जो चीज़ आती है, ये फॉर्मूले पूछे जाएंगे, और कोई एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लाएगा जो आपको जिसके बारे में पता नहीं होगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। इसकी ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे की
ताकि इसकी डेफिनेशन याद रखना, ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे अणुसूत्र होते हैं जिसमें अणुसूत्र यानी रासायनिक सूत्र उनके समान होंगे परंतु अलग हो जाएँगे। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ये देखना है कि कथन कौन-सा सही है इसमें। 4 कथन आपके दे रखे हैं। कार्बन का पूर्ण दहन केवल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है या फिर कार्बन के सीमित दहन से में कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है या फिर कार्बन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है या कार्बन का दहन कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, कार्बन का दहन करेंगे, देखो कार्बन का दहन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन ये अपना क्या गलत हो गया, यहाँ से अपने को सही देख रहे हैं। कार्बन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये ठीक है थोड़ा। कार्बन का अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, ये ठीक है, तो एक बार छोड़ दो। कार्बन के सीमित दहन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है। थोड़ी मात्रा में अगर कार्बन का क्या हो रहा है कि दहन हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी नहीं भी, थोड़ी कम दहन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गलत हो गया। तो कार्बन का पूर्ण दहन में केवल कार्बन मोनोऑक्साइड मिलते हैं। जब पूर्ण दहन हो रहा है तो जब कार्बन का पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प वगैरह निकलती है, ये अपना गलत हो गया। याद रखना, जब कार्बन का अपूर्ण दहन होगा तो क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका ना सही हो जाएगा। ठीक है, सही पूछ रहा है, सही कौन सा हो जाएगा, कार्बन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से आप देखो, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, सी है। और कार्बन डाइऑक्साइड कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि परीक्षा के टाइम जब दे रहे होते हैं तो याद नहीं आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है। याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और CO2 बन गया, ऑक्सीजन के 2 अणु आते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इनको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वाटर गैस या संश्लेषण गैस में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाई जाती है। ये भी बन सकता है आपको कि वाटर गैस दे दिया या जिसको संश्लेषण गैस बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता है। देखो क्या क्या होता है, देखो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन होता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन होता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन होता है। इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। याद किस प्रकार रख सकते हो, वाटर गैस की बात करें, वाटर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, याद रखना H2 होता है वाटर का फॉर्मूला। तो यहाँ से O के साथ C लगा दो, यहाँ से एक, तो क्या हो जाएगा, CO प्लस H2 हो गया। कार क्योंकि याद रख सकते हैं आप किस कार, क्योंकि वाटर की बात करें, वाटर में H2 होता है, O एक ये हो गया और CO लगाता, ये लगा, ये केवल अपने याद रखने के लिए होता है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है वास्तव में। और H2 इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस में हो जाएगी। देखिए टेस्ट सीरीज है जो 1.0 है, ज्ञान और गणित की, साइंस के विद्यार्थियों के लिए, लेवल 2 के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए 8 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। जो भी टेस्ट सीरीज देना चाहे तो नाना क्लास की ऐप पर ये उपलब्ध है, वहाँ से दे सकते हो। बहुत ही शानदार और अच्छी टेस्ट सीरीज है। इसके साथ ही आपको फ्री में ई नोट्स वगैरह मिलेंगे। जो भी टॉपिक है, जितने भी टॉपिक आपके हैं साइंस के अंदर और मैथ के अंदर, उसकी ई नोट्स है, वहाँ पर ऐप के अंदर ही अपलोड कर दी जाएंगे। वहाँ से इनको अब डाउनलोड तो नहीं कर सकते परंतु इनको देख सकते हैं इस तरह से। धीरे धीरे इनकी डाउनलोड की आपको दे देंगे। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है, बहुत ही शानदार टेस्ट जो होंगी, इसके अंदर टोटल 15 टेस्ट होंगे, 12 माइनर टेस्ट होंगे छोटे, शेड्यूल वाइज होंगे, 2 बीच में रिवीजन टेस्ट आएंगे आ जाएंगे, और एक क्या होगा, मेजर टेस्ट होगा। और मेजर टेस्ट की मेजर टेस्ट है, मेजर टेस्ट बढ़ाई भी जा सकती है, 1 या 2 भी अनुसार की जा सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख घटक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। याद रखना, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, अपने पढ़ा, ये कौन सी होती है, वाटर गैस के अंदर होती है। या फिर कार्बन और नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या जल होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन होता है। इसमें याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होगा, नाइट्रोजन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन आ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गैस बोलेंगे। जब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी तो उसको वाटर गैस या संश्लेषण गैस बोलेंगे। इनको आप अच्छी तरह से रट लेना इनको, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उनको अच्छी तरह से रटना ही पड़ेगा। अगर एग्जाम को फाइट करना है तो रटना ही पड़ेगा किसी भी हालत में आप, ठीक है, तभी एग्जाम फाइट हो पाएगा। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं उनको समझने पड़ता है, ठीक है। देखो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड
और क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की में उत्पन्न होता है। ये कह रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और क्लोरीन क्रिया करवा दी किसमें, सूर्य की किरणों की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फोस्टीन गैस बनेगी, या फिर फॉर्मिक अम्ल बनेगा, या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। तो इसमें क्या बनता है याद रखना, इसमें हमेशा फोस्टीन एक जहरीली गैस होती है, फोस्टीन का निर्माण होता है। यहाँ से फोस्टीन का फॉर्मूला भी सूत्र है, रासायनिक सूत्र, वो भी आप साथ में याद रखना। क्या होता है? COCl2, COCl2, ठीक है, फोस्टीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस प्रकार का भी प्रश्न आपके बन सकता है। अब देखिए, जब बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है, क्या होता है? जब बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के शरीर पर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकतर आपने देखा होगा, अखबारों में भी आया है कि रात्रि में दंपति ने जो अंगीठी होती है, अंगीठी को जला के छोड़ा और दिन के सुबह देखा तो दंपति मर चुकी थी। तो ये किस वजह से होती है? बहुत सी अखबारों में खबरें आती है, ये क्यों होता है? देखो, इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में ऑक्सीजन के प्रभाव को बढ़ाता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है जिससे मृत्यु हो सकती है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड केवल रक्त के सफेद कणिकाओं को प्रभावित करता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संकुल नहीं बनाता है। तो इसमें आपका क्या याद रखोगे? इसमें याद रखना, बी नंबर याद रखना। इसमें क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये किसके साथ मिलेगी? जब हम श्वास लेंगे तो हमारे श्वास के द्वारा अंदर जाएगी, ये हीमोग्लोबिन के साथ ये क्रिया करेगी, क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, याद रखना, इसे ये भी याद रखना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। याद रखना, इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारे द्वारा श्वास लेने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या श्वास लेने में कठिनाई होती है, इसकी क्या कारण है? इसका कारण क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ, यानी कि रक्त के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, जिसकी वजह से श्वास लेने में कठिनाई होती है, श्वास घुटन होता है, उसकी वजह से व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन मोनोऑक्साइड के गुणों से संबंधित है? कौन सा है जो गुणों को प्रदर्शित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रबल अपचायक है और इसका प्रयोग धातु निष्कर्षण में किया जाता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एक मजबूत अम्ल है, इसका प्रयोग केवल रासायनिक अभिक्रिया में किया जाता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रबल संकुचन है, इसका उपयोग केवल शिक्षा में किया जाता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड धातु निष्कर्षण में प्रयोग में नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आप डायरेक्ट याद रखना डंके की चोट पर कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रबल अपचायक है। याद रखना, ये प्रश्न आपको कहीं भी मिल सकता है और इसका प्रयोग धातु निष्कर्षण में किया जाता है। जैसे फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3 होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की सहायता से इसमें आयरन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, धातु का निष्कर्षण किया जाता है, याद रखना। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक प्रबल अपचायक है। चलिए, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, देखिए, कथन एक दे रखा है, द्रवित कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रसार शीघ्रता से होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या होती है, या ये बोल जाता है ड्राई या शुष्क जो बर्फ क्या होती है, ये भी पूछा हुआ है कि शुष्क बर्फ क्या होती है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। ठीक है, देखिए, शुष्क बर्फ का उपयोग आइसक्रीम है, हिम शीतलन भोजन के लिए पर शीतक के रूप में किया जाता है, और गैसीय कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग कार्बोनिकृत मृदु पेय सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, वायु से भारी तथा दहन में सहायक नहीं होने के कारण इसका उपयोग सामक में किया जाता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग बृहद मात्रा में यूरिया के निर्माण में भी किया जाता है। ये याद रखना, ये चारों के चारों कथन सही है। चारों कथन से भी अलग अलग एक एक क्वेश्चन आए तो भी बन सकता है। देखो, चारों चारों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। मृदु पेय में भी आपने देखा होगा, जब हम मृदु पेय जैसे ड्रिंक वगैरह जो पीने की जो होती है, मृदु पेय सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होती है, उनको जब खोलते हैं ढक्कन, उसमें क्या होता है, एक जोर से आवाज निकलती है, वो हमेशा झाग निकलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना। ठीक है, आइसक्रीम हिम शीतलन में किया जाता है, और शुष्क बर्फ के आइस के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, गैस का यूज किया जाता है। ठीक है,
और यूरिया निर्माण में भी इसका किया जाता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2, यहाँ से याद रखना NH2CO NH2, ये क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है, यूरिया का सूत्र होता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके चारों के चारों ऑप्शन सही है। चलिए चलिए, ये देखिए आप, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, चलो बताइए आप कमेंट में जल्दी बताइए क्या होगा। कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। 2 नंबर कह रहा है कि पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। 3 नंबर है, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, अर्थात उनके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, उनको क्या ऑक्सीकारक कहते हैं। 4 नंबर है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए एक क्षारीय पोटेशियम, ठीक है, एक या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट है का के साथ अ, उपयोग किया, उष्मा के साथ इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है, ये कथन आपका सही है। ठीक है, पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त जब एल्कोहल का पूर्ण ऑक्सीकरण भी किया जा सकता है, इसके अलावा पूर्ण ऑक्सीकरण के अलावा एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी बदला जा सकता है। याद रखना, यहाँ से एक मोस्ट प्रश्न निकल के आएगा, एल्कोहल को जब कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जाता है तो उसमें जो ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं उसमें के साथ, वो उनका नाम क्या है, देखो यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका। ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक वो होते हैं जो ऑक्सीजन अंक में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, याद रखना। और एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए क्षारीय, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट है जो, या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इनका दोनों को याद रखना आप, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इन दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना दोनों को, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए तो पोटेशियम पर मैग्नेट है और पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दोनों का यूज किया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, याद रखना। तो ये चारों के चारों कथन इसमें सही है, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, असंतृप्त कार्बन यौगिकों के जलने पर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको लगा सकते हो, याद रखना। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक है, उनको जलाएंगे तो किस प्रकार की ज्वाला निकलेगी। देखो, नीली ज्वाला है, बिना धुएं की ज्वाला है, काले धुएं वाली पीली ज्वाला है, या सफेद ज्वाला है। तो याद रखना, काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है जब असंतृप्त जो यौगिक होते हैं, कार्बन यौगिक है, उनको जलाएंगे। अगर संतृप्त को जलाएंगे तो स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। ठीक, इनको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों के दहन से क्या उत्पन्न होता है। जब कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको जलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा, वातावरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा, या फिर ओजोन और मीथेन उत्पन्न होगा, या फिर अमोनिया या हाइड्रोजन उत्पन्न होगा। याद रखना, पेट्रोलियम के जितने भी यौगिक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, जैसे ईंधन वगैरह होते हैं, इनको जब जलाती हैं तो क्या निकलते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। याद रखना, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण हो। ठीक है, इस प्रकार का भी प्रश्न आपके बन सकता है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, चलो ये बताइए आप, ये पिछले प्रश्न आ चुका है, इसमें बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करने पर सक्षम है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीकार के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकारक के रूप में देखो, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है, या फिर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दोनों ए बी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अपने पढ़ा है, जब एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपने चेंज करेंगे, ठीक है, तो एक उसमें के साथ ऑक्सीकारक का यूज करते हैं। वो ऑक्सीकारक क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से किसी एक का उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा उत्प्रेरक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ने हाइड्रोजनीकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। असंतृप्त होते हैं, उनको संतृप्त में बदलने के लिए हाइड्रोजन की क्रिया की जाती है। उसके अंदर उत्प्रेरक के रूप में किन को इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, देखो,
प्लेडियम है, निकल है, या दोनों हैं, यहाँ से आप याद रखना ये यूनिवर्सल इसमें होता है निकल। ऐसा क्वेश्चन यहाँ तक आया हुआ है, निकल से है कि हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में अपने एक उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, उस उत्प्रेरक का नाम बताइए, तो क्या होता है, उस उत्प्रेरक का नाम निकल होता है। इसके साथ आप याद रखना प्लेडियम याद रखना, ठीक है, प्लेडियम पीडी भी याद रखना, ये भी होता है, दोनों, इन दोनों में से किसी एक का उपयोग करते हैं, तो दोनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मेथेन से संबंधित है? मेथेन जो होती है CH4, फॉर्मूला याद रखना, यहाँ से मेथेन गैस का सूत्र क्या है ये भी बन सकता है, या ना कि मैंने क्वेश्चन में दे रखा है याद रखने के लिए, ताकि आपके याद रहे, फॉर्मूला क्या है, CH4 होता है। अब देखिए, पशुओं की जुगाली के दौरान उत्पन्न, हाँ भाई, पशुओं की जुगाली के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ये भी बन सकता है, मेथेन गैस उत्पन्न होती है। मार्स गैस क्या है, से कहेंगे, मिथेन को कहेंगे, मार्स गैस होती है, ठीक है। या फिर दलदली भूमि में जो उत्पन्न होने वाली गैस को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, मिथेन गैस कहते हैं। धान के खेत में उत्पन्न होना, धान के खेत में क्या होता है, हमेशा पानी भरा होता है, वहां पर भूमि क्या होती है, दलदली से हो जाती है, कीचड़ वगैरह हो जाती है, वहां से जो गैस निकलेगी मेथेन गैस निकलती है, ठीक है, मेथेन गैस आती है। तो इस प्रकार ये उपरोक्त सभी है, यहाँ पे उपरोक्त सभी में मेथेन गैस होती है, ये चीज को याद रखना आप, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकता है, इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कुछ कार्बन युक्त यौगिकों में से जिन्हें कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जिन्हें कार्बनिक के रूप में अपने वर्गीकृत नहीं कर सकते, कार्बन होता है पर कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते, कौन सा है देखो, मिथेन है, न्यूक्लिक अम्ल है, साइनाइड्स है, या प्रोपेन है। चलिए बताइए क्या होगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइनाइड होते हैं, ठीक है, साइनाइड को नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो, कार्बाइड और कार्बोनेट के कुछ कार्बन युक्त यौगिकों में से हैं जिन्हें कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है, कार्बाइड है, कार्बाइड को भी नहीं करते अपने कार्बनिक में, इसके अलावा कार्बोनेट को भी नहीं करते, ठीक है, साइनाइड को भी नहीं, तीनों याद रखना, साइनाइड्स है, कार्बाइड है, कार्बोनेट है, उनको कार्बनिक युक्त यौगिकों में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, इन चीजों को याद रखना, इस प्रकार का भी थोड़ा सा प्रश्न बन सकता है थोड़ा। चलिए, तो इसका हो जाएगा साइनाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी एक शक्तिशाली फलीय गंध होती है, ठीक है, गंध होती है, फलीय गंध होती है, फलों सी गंध आती है, या इत्र जैसी महक आती है, इसमें से क्या है देखो, इथाइल क्लोराइड है, मेथनोइक अम्ल है, मेथिनॉल है, या एथिल एसीटेट है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, इसका हो जाएगा एथिल एसीटेट हो जाएगा। एथिल एसीटेट में फलों जैसी गंध आती है, या सुगंधित गंध, गंध जैसे इत्र जैसी सुगंध आती है, किसमें आती है, एथिल एसीटेट में आती है, याद रखना, ठीक है, एथिल एसीटेट में। प्रोपेन में क्रम से कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु हैं, इस प्रकार का भी बन सकता है, प्रोपेन दे दिया, ब्यूटेन दे दिया, प्रोपाइन दे दिया, ठीक है, प्रोपिन दे दिया, ठीक है, एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन, तीनों में से किसी प्रकार का यहाँ से बन सकता है। में कहाँ से स्टार्ट होती है, एथ से, एथ, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये 10 है, इनको याद रखना, कार्बन की संख्या के आधार पर इनका अपने फॉर्मूले में यूज, ठीक है। देखिए, प्रोपेन में क्रम से कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु है, ये पूछ रहा है यहाँ से। अब प्रोपेन की बात करें तो यहाँ से अपने को ये पता, प्रोपेन का सूत्र बनाना चाहिए, फॉर्मूला या तो याद होना चाहिए आपको अच्छी तरह डायरेक्ट, अगर याद नहीं है तो बनाना चाहिए। प्रोपेन की बात करें, एल्केन की बात करें, अब आपको ये पता है कि एल्केन को बनाने के लिए क्या होता है, CnH2n+2, ये इनका फॉर्मूला होता है। प्रोपेन की बात करते हैं, प्रोपेन कितने पर आता है, मेथ एथ प्रोप, 3 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 3 होगी, रख दो यहाँ से, एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। एस कितना आ जाएगा, 2 × 3 + 2, ये 3, 6 8, H8 होगा, ये कितना हो जाएगा, 3 और 8, 3 यहाँ पर कार्बन है और 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इस प्रकार इनको कर। यहाँ पर प्रोपीन का पूछा होता या प्रोपाइन का पूछा होता, तो यहाँ पर क्या करते, उनका फॉर्मूला रखे, उनको अपने याद कर लेते कि प्रोपेन को प्रोपाइन को किस प्रकार लिखते हैं। अब अपने को ये पता चल गया कि प्रोपेन को C3H8 के रूप में लिखते हैं, कार्बन आ गया और हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, इस प्रकार अपने क्वेश्चन करेंगे इनको। चलिए नेक्स्ट देखिए,
ब्यूटेन गैस का सूत्र है, ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आ गया उसी प्रकार का। ब्यूटेन गैस का सूत्र क्या होता है? अब ये एल्केन की बात करें, ब्यूटेन एन आ रहा है ना, इसका मतलब क्या, आपने किसकी बात करा, एल्केन की बात करा, वही है यहाँ से। अब आते ही आपको ये होना चाहिए कि CnS2n+2, ये इसकी बात करें तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम बना लेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन कितने बार आता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट कितने बार है, 4 पर आ रहा है। इसका मतलब क्या, एन की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, 4 होगी, रख दो यहाँ से। एन की वैल्यू कितनी रख दो, 4 रख दो, रख दिया। S2n कितना है, 4+2 कितना हो जाएगा, C4 4 दूनी 8 2 10, H कितना हो गया, 10 हो गया, अच्छा 10 हो गया। तो ये हो गया ब्यूटेन हो गया। C4H10 किस में आ रहा है, C4H10 ये आ रहा है, ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, ये बनेगा। है कि C4 इसमें भी दे रखा है, C4 इसमें भी दे रखा है, C4 इसमें भी दे रखा है, परंतु आपको अच्छी तरह से फॉर्मूला याद हो तो अपने इनका सूत्र वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों का फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, ये आपके इसी आधार पर कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनने। चलिए नेक्स्ट देखिए, उन प्रतीकों में जिनके सामान्य अर्थ हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित करने के मानक के रूप में यूज किया जाता है? कौन सा है कार्बन का, तो कौन सा होगा, C12 कार्बन का यूज किया। ठीक है, परमाणु अणु और परमाणु में ये अपने पढ़ते पढ़ा था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई याद करनी है C12। चलिए नेक्स्ट देखिए, C12 याद रखना डायरेक्ट यहाँ से। उन 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है जो सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया के पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु, हालांकि ये पोषण से संबंधित प्रश्न यहाँ से डाल दिया, ये यहाँ से इसका नहीं बनता है, कार्बन की वजह से यहाँ पर डाल दिया। देखो देख लेते हैं क्या होता है। पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं से टूटते हैं, यानी कि 6 कार्बन अणुओं से क्या होते हैं, 3 अणु टूटते हैं, उसको क्या कहेंगे, मिथेन है, ब्यूटेन है, पाइरुवेट है, मिथेन क्या कह देंगे, पाइरुवेट कह देंगे। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, उसके अंदर ये पाइरुवेट का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखना। पाइरुवेट 6 कार्बन परमाणु से क्या होता है, 3 कार्बन परमाणु क्या कहेंगे, पाइरुवेट के, पाइरुवेट कहते हैं। नेक्स्ट देखो है, एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल्कोहल क्या है, कार होता है इसके संदर्भ में, देखो गन्ने के रस से मोलेसस, जिसको क्या बोलता है, शीरा बोलता है, बनाया जाता है, जिसके किण्वन से एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, या फिर एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, या फिर यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। कौन सी इसकी सही है? ये तीनों के तीनों कथन सही है। इसमें आप याद रखना, गन्ने के रस से शीरा बनता है, मोलिसिस बनता है। ठीक है, और उनका किण्वन करेंगे तो एल्कोहल का निर्माण होता है, याद रखना। और एल्कोहल में पेट्रोल मिलाएंगे तो स्वच्छ ईंधन ईंधन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये भी याद रखना। और पर्याप्त ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है, यानी कि एक स्वच्छ ज्वाला के साथ ये ठीक है, तीनों के तीनों ये कथन है सही है, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन कौन से इसमें कथन, 3 चीज दे रखी है, ऑक्सीकारक है, उत्प्रेरक है, एस्टर है, ये क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन सही है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। देखो, ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उनको ऑक्सीकारक कहते हैं। ये आपने क्या पढ़ रखा है, देखो ये पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, अभिक्रिया पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है या कम होती है। एस्टर ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से बनते हैं उनको एस्टर कहते हैं। क्या है, आपने इनके बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा? देखो 3 आपके पास है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ से एस्टर वाला याद आप रखना अच्छी तरह से। एस्टर का निर्माण अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया के दौरान होता है, ये प्रश्न आपके बन सकता है। तो तीनों के तीनों कथन आपके सही है, 1 2 और 3 तीनों कथन आपके सही है। ठीक है, इनको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन सा है, हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है, प्रकार के बन सकते। ठीक है, यानी कि जो भी चैप्टर आपके है में जो मोस्टली प्रश्न, ये बार देखो प्रश्न अगर मैंने देखे थे प्रश्न कहाँ से आए थे, इसमें
बायोलॉजी को छोड़कर जो केमिस्ट्री का पार्ट है या फिर का पार्ट है, उसमें जो एनसीईआरटी बुक्स है आपकी 6 से लेकर 10 तक है, वहाँ से प्रश्न बने सारे के सारे। बायोलॉजी के मैक्सिमम 2 या 3 ही प्रश्न ऐसे होंगे जो बायोलॉजी से 12th तक टच किया था। उसके अलावा प्रश्न थे लगभग वो 11th और 12th की बुक जो आपको चैप्टर दे रखी है, ठीक है, उनमें से सिलेबस आपका है, उसमें से ही प्रश्न आएँगे। इस बार भी वहीं से प्रश्न आना है। 11th की थोड़ी बहुत बुक पढ़ सकते हो अगर आपके पास है, या बाज़ार में ऐसी कोई बुक उपलब्ध है जो संपूर्ण एनसीईआरटी या आरबीसी का निचोड़ दे रखा है, वो आप बुक चला सकते हो। के लिए साइंस के लिए। और मैथ के लिए आप क्या पढ़ोगे? मैथ के लिए आप देखिएगा, मैथ के लिए चैप्टर शुरू के 2-3 चैप्टर हैं, वो आप 9th और 10th की बुक कर लो तो अच्छा होगा, वहाँ से प्रश्न बन जाएँगे। और देखो और चीज़ मिली है, और आप मैथ वाले तो प्रैक्टिस करते रहते हैं, वहाँ से उनका हो जाएगा। और बायोलॉजी के लिए बुक बाज़ार में उपलब्ध है, तो वहाँ ला सकती है, कर सकती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार एक रणनीति के तहत काम करोगे तो आपके अच्छा स्कोर बन जाएगा। 60 पर आराम से सही हो। देखो निम्न में से हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कौन-सा है? हाइड्रोकार्बन कौन-सा है? देखो हाइड्रोकार्बन कौन-से होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखिए H2O है, इसमें कार्बन नहीं है। देखिए ग्लूकोज़ होता है, उसको हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन नहीं बोलते, ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़ हाइड्रोकार्बन के अंदर नहीं आती, याद रखना ये। कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर C2H4, ठीक है? प्रोपीन है तो ये हो जाएगा। एथीन है, ये हो जाएगा C2H, एथीन हो जाएगा। ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कौन है? ये 4 नंबर इसका। चलिए देखिए, एक इनके लिए याद रखना है क्या, यौगिकों का वर्ग है, क्रियात्मक समय कौन-सा होता है, आईपीसी का पूर्ण लगन क्या है, इसका लगन क्या है? क्या ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकता है। मैं कहता हूँ कि इस सारणी में से 100% प्रश्न आपके आएगा। नीट लेवल 2 साइंस मैथ में मुख्य परीक्षा के अंदर याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिड है, इसका क्रियात्मक समूह COOH होता है, याद रखना। इसका कार्बोक्सी पूर्व लगन है, ठीक है? और अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल होता है, ओइक एसिड होता है, यानी कि इनका जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो अंत में ओइक आ रहा है, ओइक ध्वनि आ रही है अंत में, ब्यूटेनोइक अम्ल आते ही यहाँ से पकड़ लो कि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें क्या क्रियात्मक समूह क्या है? COOH है, पकड़ सकते हो। एल्डिहाइड है, इनका क्रियात्मक समूह क्या है? CHO है, तो पूर्व लगन फॉर्मिल या ऑक्सो या को बोलते हैं अनुलग्न एल, एल हो जाएगा, या एल, एल, एल की ध्वनि आती है, एल की। जैसे ब्यूटेनेल है, ब्यूटेनेल शब्द आ गया, आपसे पूछ रहे कि ब्यूटेनेल में कौन-सा क्रियात्मक समूह, अब एल की आ रही है तो कौन-सा हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ से ये क्रियात्मक समूह दे सकता है या इनके नाम आपसे पूछ सकता है, ठीक है? ओन है, ब्यूटेन टू ओन, ये दे दिए, ब्यूटेनोन दे दे आपको, तो आप अंत में ध्वनि कौन सा आ रही है? ओन की आ रही है, ओन की आ रही है, इसका मतलब क्या है? किसकी बात कर रहा है? ये कीटोन की बात कर रहा है, कीटोन की बात कर रहा है। कीटोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? इस प्रकार होता है, COO बंद के रूप में, ठीक है, इस प्रकार होता है। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल ओल, एल्कोहल नाम पढ़ते हैं अपनी बात है, एल्कोहल ओल, OH होता है, और हाइड्रोक्सी इसका क्या होता है? पुरोलगन होता है, और अनुलगन क्या होता है? ओल होता है। जैसे ब्यूटेन टू ओल नाम लिखते हैं ना, ब्यूटेन टू ओल होता है, इस प्रकार। ये है, ये एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन, इनके लिए क्या याद रखना आपको? इनके जितने भी फॉर्मूले हैं 3, वो याद रखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो CnH2n, एल्कीन क्या होता है? CnH2n एल्कीन हो गया, एल्काइन क्या हो जाएगा? CnH2n -2 होता है, और एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है CnH2n+2। तो याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपके डायरेक्टली बन सकता है, ठीक है? ये ब्यूटेन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, ठीक है? ब्यूटेन हो गया, ठीक है? ब्यूटेन, ये ब्यूटीन है, ठीक है? ये ब्यूटाइन है। इस प्रकार के भी आपके प्रश्न डायरेक्टली बन सकते हैं। ये मैं कहता हूँ कि 100% लिखवा लो मेरे से, यहाँ से प्रश्न ज़रूर आपके बनेगा, देखो। चलिए, नेक्स्ट देखिए। देखो इसके अलावा देखो, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? CHO लगा हो तो क्या कहेंगे? देखो, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है, या इनमें से कोई नहीं है, तो क्या होता है? CHO समूह वाला क्या होगा? क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड लगा होता है। एल्कोहल कब आएगा? जब OH समूह लगा होगा, तो क्या होगा? एल्कोहल हो जाएगा। कीटोन की बात करते हैं, कीटोन में क्या होगा? C, ठीक है? CO जो होता है किसमें होता है? कीटोन के अंदर होता है,
तो याद रखना किसके अंदर, कीटोन के अंदर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समय या क्रियात्मक समय कौन सा है। ये प्रश्न आज तक ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी हाल ही में आया था ये प्रश्न। ब्यूटेनोन, देखो नाम से पता चल रहा है ब्यूटेनोन है, क्रियात्मक समय पूछ लिया, नोन किसकी ध्वनि आ रही है, ओन की ध्वनि आ रही है। ओन की ध्वनि आते ही आपके दिमाग में किसकी बात कर रहा है, कीटोन की बात कर रहा है। यहाँ से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, एसिड होता है, ओइक एसिड। इसमें क्या होता है, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड होता है। और एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में एल की ध्वनि आती है, एल, जहां से एल बने वो क्या हो जाएगा, एल, एल लिखा होता है कई बार, या अल लिखा होता है, एल। और कीटोन की क्या होती है, ओन होते हैं, कीटोन ओन। जितने भी कीटोन के नामकरण होंगे उनके अंत में क्या आ जाएगा, पुरोलगन अनुलगन क्या आएगा, ओन आएगा। जैसे ब्यूटेनोन है तो किसका हो जाएगा, कीटोन का हो जाएगा। एल्कोहल में क्या आता है, ओल आता है, ओल। अंत में क्या आता है, पुरोलगन अनुलगन क्या आता है, ओल आता है, तो ओ एच जो बनता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, ओन, कीटोन। चलिए देखो, कार्बोनिल समूह कौन सा है, कार्बोनिल समूह कौन सा होता है, कार्बोनिल समूह किसको बोलेंगे, कार्बोनिल, सी एच ओ है, सी ओ है, ओ एच है, या ओ है, तो कार्बोनिल समूह है तो बोलते हैं, जिसमें सी डबल ओ, ये दोनों ही है इसके अंदर, वैसे दोनों ही दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर भी, डबल सी और ऑक्सीजन का समूह है, इसके अंदर भी एल्डिहाइड के अंदर ही है और कीटोन के अंदर भी है, तो दोनों याद रखना। कार्बोनिल समूह के अंदर एल्डिहाइड भी आता है और कौन आता है, कीटोन भी आता है, दोनों ही आते हैं इसके अंदर, ठीक है। OH ये अलग हो गया, क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, ये अलग हो गया। और केवल ऑक्सीजन दे रखा है यहाँ से, ये तो होगा नहीं। ऑक्सीजन और कार्बन का जो होगा, कार्बन और कार्बन का जब ऑक्सीजन लगा होगा डबल बॉन्ड के साथ लगा होगा तो कार्बोक्सिलिक समूह, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इसके। अब देखिए निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं। अब किस प्रकार पहचानोगे किसके अंदर 3 अबंध है। अब 3 अबंध है इसका मतलब ये हो गया, किसकी बात कर रहा है, ये एल्काइन की बात कर रहा है, एल्काइन की बात कर रहा है। इस प्रकार का भी प्रश्न पोस्ट में भी आपको दे सकता है, 3 बंध है इस, या 2 बंध है इसमें, या 1 बंध है इसमें। तो आपको सोचना है कि 3 बंध वालों को क्या कहेंगे या 2 बंध वालों को क्या कहेंगे। तो 3 बंध अति दिमाग में आना चाहिए, बात कर रहे हैं एल्काइन की बात कर रहे हैं। अब एल्काइन की बात करें तो इसमें कौन सा एल्काइन है, या तो इनके आप संरचना सूत्र बनाओगे उसके आधार पर याद करोगे कितने आ रहे हैं। संरचना सूत्र नहीं आ रहा है तो इसके फॉर्मूला याद होना चाहिए। एल्काइन का क्या होता है, देखो एल्काइन का होता है CnH2n-2। इस फॉर्मूले में जो सेट बेटर है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कार्बन एक है इसमें, इसका मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पर निर्धारित कर लेंगे कि हाइड्रोजन अगर एल्काइन है तो कितने आने चाहिए। देखो कार्बन एक है, एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 2n की मात्रा 1 है -2, इसका मतलब ये हो गया, इतना हो गया, यहाँ से 2 से 2 गया, हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब क्या ये वाला तो नहीं हो सकता, या सीधे अपने को पता चल रहा है CH4 है, ये तो मेथेन है, ठीक है, मिथाइन होता ही नहीं है इसके अंदर, ये साइन से स्टार्ट होता है। ये होगा। अगर C2H6 की बात करें क्या ये हो सकता है, देखो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, जितने कार्बन होते हैं वो हमेशा n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू 2 है, तो हाइड्रोजन कितने आने चाहिए, 2n की वैल्यू 2 -2, यहाँ से कितना आ जाएगा C2, 2 दूनी 4 में से 2 गए 2, H2 बच रहा है, इसका मतलब है ये नहीं आ रहा, ये आंसर नहीं होगा इसके अंदर। C3H8 की बात करें तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है, n की वैल्यू 3 है, H लगा लो यहाँ से 2n-C-2, कितना आना चाहिए यहाँ से, अगर एल्काइन है तो 3 बंद वाला है तो 3 दूनी 6 -2, H4 आना चाहिए, यहाँ 4 नहीं आ रहा, ये भी नहीं है। 2 नंबर देखो यहाँ से C2 है तो H2n कितना आ जाए 2n, n की वैल्यू 2 है तो -2 घटा दो, यहाँ से C2 और H2 बच रहा है ना, यहाँ से ये देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि डी नंबर आपका क्या है, त्रिबंध वाला है, ये एल्काइन वाला है। इसके आधार पर भी याद कर सकते हो, या आपको इनके संरचना सूत्र बनाने आ रहे हैं तो भी कर सकते हो, तो इसके ऑप्शन है, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका ये है कि फॉर्मूले याद कर लो सभी के, इनके आधार पर आप इनको कर सकते हो, ठीक है। चलिए कितने कार्बन होंगे,
वो हमेशा किसकी मात्रा होगी? एन की मात्रा होगी। ये भी याद रखना, यहाँ से भी एक छोटा प्रश्न बनाना चाहे, कन्फ्यूज़ करने के लिए बना सकता है कि एन की वैल्यू जो ये फ़ॉर्मूला होता है, इसमें एन की वैल्यू क्या होती है? जितने कार्बन होते हैं वो हमेशा एन की वैल्यू होती है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल है, इसका सामान्य नाम क्या होता है? देखो, फॉर्मिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, प्रोपेनोइक अम्ल होता है या ब्यूटेरिक अम्ल होता है? क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल इसको बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं कि ठीक है? मेथेनोइक अम्ल का ओइक की बात करें, इसकी कौन सा समूह आ गया इसका? सी डबल ओ एच लगा होता है इसका, सी डबल ओ एच ये लगा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है मेथेनोइक ओइक समूह। तो फॉर्मिक, चलिए नेक्स्ट देखो, जल किसकी अबंध संयुक्ता को दर्शाता है? जल की बात कर रहा है कि जल की क्या, देखो जल का देखो फॉर्मूला देख लो पहले, यहाँ से कितना होता है, H2 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर 2 हाइड्रोजन हो गया और कितने ऑक्सीजन हो गए? 1 ऑक्सीजन हो गई इसके अंदर। अब देखो, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं, ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं की, ऑक्सीजन में कोई 4 परमाणु, इसके अंदर ऑक्सीजन के 4 परमाणु थोड़ी होती हैं, जल के अंदर एक भी होता है, या ये यहाँ से गलत हो गया। हाइड्रोजन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु होती है, यहाँ से ये डायरेक्ट आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ से गलत कर दो आप। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, ये भी गलत है आपका। नहीं नहीं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु सही है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु की बात करें, ये ठीक है। देखो एक बार इसको छोड़ो आप, नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसमें होते नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो सी नंबर बचा, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का कितना है? 1 परमाणु है, किसमें? जल के अंदर। जल का फॉर्मूला अगर जिसको आ रहा है वो आसानी से इसको कर देगा, अगर जल का ही फॉर्मूला जिसको नहीं पता है वो इसी क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, याद रखना, ठीक है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको अच्छी तरह से रट लेना, यहाँ से इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो, का फुल फॉर्म भी याद रखना, सी कंप्रेस्ड हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ठीक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो प्रमुख घटक कौन सी गैस? अमोनिया होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है या फिर मीथेन होता है? प्रमुख घटन की बात करें तो मीथेन होता है। मीथेन क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला भी याद रखना, क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। मीथेन किस, ठीक है, एल्केन समूह प्रथम। यहाँ से अगर आपसे ये पूछ ले कि एल्केन समूह का प्रथम कौन सा होता है, या एल्केन समूह का प्रथम कौन सा होता है, एल्काइन समूह का प्रथम कौन सा है? चलो कमेंट में बताना कि एल्काइन समूह का, इसमें अपने ये एल्केन, एथ मेथ प्रोप ब्यूट में इस प्रकार लिखते हैं, तो एल्काइन समूह का प्रथम कौन सा आएगा हाइड्रोकार्बन? देखो बताना आप, ठीक है। चलिए, एक देखो प्रकार का भी बन सकता है, सिरका किसका घोल है? सिरका जो होता है किसका घोल होता है? सिरका में होता क्या क्या है? देखो, एल्कोहल में 30 से 40% एसिटिक एसिड होता है, या फिर अल्कोहल में 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है, या फिर पानी में 3 से 4% एसिटिक एसिड होता है, या फिर पानी में 15 से 20% एसिटिक एसिड होता है। यहाँ से इसको याद रखना, सिरका होता है जिसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? खाद्य जो सामग्री है तो उसको संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका? सिरके का, ठीक है। इसमें क्या होता है? पानी में 3 से 4% जब एसिटिक एसिड को मिला दिया जाता है तो ये सिरके का निर्माण कर लेता है। यहाँ से इसको याद रखना, 3 नंबर है, ठीक है। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अमोनिया के एक अणु में, तो अमोनिया होता है कि एक अणु में, देखिए अमोनिया के एक अणु में क्या होती है? देखो अमोनिया, ठीक है, आपने सुविधा के लिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, जब किस प्रकार का आएगा तो आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, याद रखना। केवल एकलबंध होते हैं, केवल द्विबंध होते हैं, केवल त्रिबंध होते हैं, 2 द्विबंध और 1 एकलबंध होता है। अमोनिया, अमोनिया नाम आते ही आपकी ये दिमाग में आना चाहिए कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, NH3 होता है। इसका मतलब क्या? नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन क्या करे? 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है ये। तो बंध किस प्रकार बनेगा? क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? 7 पर आता है, और हेलोजन समूह को प्राप्त करने के लिए क्या करता है ये? 3, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है, तो 10 होने चाहिए था ना, तो हेलोजन समूह प्राप्त कर लेगा ये, ठीक है।
तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ 3 बंध बना के ये अमोनिया का निर्माण कर रहा है। यहाँ से देखो, इस प्रकार अमोनिया जो होती है 3 H के साथ जुड़ा हुआ है ये। इसका मतलब क्या है, ये जो बंध बना रहा है इनके साथ एकल बंध का निर्माण कर रहा है। अमोनिया नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ एकल बंध का निर्माण कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एकल बंध होते हैं। एक अणु में केवल एकल बंध होते हैं। ठीक है, याद रखना, ये एकल बंध होंगे। देखिए, समजातीय श्रेणी के 2 पड़ोसी आपस में भिन्न होते हैं। समजातीय श्रेणी के चल जो होते हैं, लिखते हैं जब समजातीय श्रेणी की हाइड्रोकार्बन वगैरह लिखते हैं, एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइन को, इनमें जो क्रमश है तो पड़ोसी होते हैं उनमें अंतर कितने कार्बन का और कितने हाइड्रोजन का अंतर होता है। देखो, ये एक कार्बन 1 हाइड्रोजन का अंतर होता है, या फिर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है, या 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन का, या 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन का। ये अपने पढ़ा था पिछले। ठीक है, ये कितना होता है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। जैसे अगर एक श्रेणी बना लो, कोई भी बना लो आप, एल्केन बना लो, एल्कीन या एल्काइन, में एल्केन बना रहा हूँ। यहाँ देखो, एल्केन एल्केन का पहला क्या आ जाएगा, CH4 आता है, दूसरा C2H6 आता है, तीसरा क्या हो जाएगा, C3H8 प्रोपेन, और ब्यूटेन क्या हो जाएगा, H10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। इनमें अंतर देख लो, क्रम से कितने अंतर है। देखो, 2 पड़ोसी, ये 2 पड़ोसी हो गए, ये 2 पड़ोसी हो गए, ये 2 पड़ोसी हो गए। इनमें अंतर देखो, कार्बन और हाइड्रोजन है, कितना कितना अंतर आ रहा है। ये 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, 1 कार्बन का अंतर आ गया, 4 हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का अंतर आ गया, यानी कि CH2 का अंतर आ गया। इसी प्रकार अगर इन दोनों में करें, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है, इसमें 1 कार्बन आ गया, इसमें 6 हाइड्रोजन है, 6, इसमें 8 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर आ गया। इसमें भी कितना आ गया, 1 हाइड्रोजन, सॉरी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर आ गया। इस प्रकार आगे भी करते रहेंगे तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर आता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा। ये भी आपके प्रश्न देखो आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको लगा सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपको दे सकता है। तो ये लगभग 50 प्रश्न थे आज के, और जो नेक्स्ट वाले वीडियो में अपने इसके नेक्स्ट जो प्रश्न बनेंगे आपके, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक धन्यवाद। और इसके लिए देखो, आप जो पुस्तक पढ़ रहे हो, 9th और 10th की बुक्स है, वहाँ से सारा सारा ये कार्बन और उसके यौगिक वाला मैटर दे रखा है, वहाँ से इन यौगिक को पढ़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। तो कल पढ़ के आना और नेक्स्ट अपनी प्रश्न करें। धन्यवाद दोस्तों।